Good afternoon, everyone. Today, myself, Muhammad Ali, and my partner, Kumail, are going to present on the topic of OOPS, Object Oriented Programming Systems. Today's agenda is as follows: Introduction to OOPS, advantages of OOPS over procedure oriented programming, difference between object oriented and object based programming, objects, classes, inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. So first of all, let's introduce to you what OOPS is. In layman's term, OOPS is a paradigm which rounds around objects. Hence, everything in the real world is perceived as an object. यानी OOPS एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज या फिर सोचने का तरीका है जिसमें हम अपने रियल वर्ल्ड की चीज़ों को ऑब्जेक्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और उनको फिर ऑब्जेक्ट मानकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हमारा एक पर्टिकुलर कोई भी सेट ऑफ प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए. एडवांटेजेस ऑफ ओप्स ओवर पीओपी पॉप. इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम ये सोचकर प्रोग्राम करते हैं कि हमारे जो भी प्रोग्राम होगा वो सेट ऑफ स्टेप्स में डिवाइड होगा और हम प्रोसीजर ओरिएंटेड में इस पर फोकस नहीं करते कि हमारा यानी जो हमारी प्रोसेस है, मेन फोकस हमारा प्रोसेस पर होता है कि हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है. जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास सेम एग्जांपल है, सेम सिनेरियो है जिसमें हमें एक विड्रॉ, ट्रांसफ़र या मनी इंटरचेंज करने का सिनेरियो हमारे सामने है. अगर आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास एक विड्रॉ फंक्शन होना चाहिए, एक डिपॉजिट होना चाहिए और एक ट्रांसफ़र फंक्शन होना चाहिए. हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है. बस हमें प्रोसेस से मतलब है यहाँ पर. और वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उनका क्या क्या बिहेवियर है वो डिफाइन करते हैं. जैसे कि यहाँ पर कस्टमर है तो कस्टमर की कुछ अपने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी वो किस टाइप का कस्टमर है, कब से कस्टमर बना हुआ है. या फिर जैसे अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है और अकाउंट में क्या डिपॉजिट है और उसकी अकाउंट की डिपॉजिट लिमिट या विड्रॉ लिमिट कितनी है. तो ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ फंक्शंस होंगे. बेसिकली तो कुछ जो हमारे अलग फ़ायदे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोसीजरल पे, वो ये है कि यहाँ पर हम ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. ड्राई प्रिंसिपल हमारा इनहेरिटेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, अब ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. और ड्राई प्रिंसिपल यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ. और इससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी हद तक छोटा हो जाता है क्योंकि हम एक सेट ऑफ पीस ऑफ कोड बार बार रीयूज़ कर सकते हैं. और हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं है और ऊप्स में है, वो डेटा हेडिंग है. तो अगर किसी ने सी पढ़ी हो तो उनको याद होगा कि वहाँ पर जो भी वेरिएबल्स थे वो सब ग्लोबल वेरिएबल्स होते थे, यानी कोई भी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है. बट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक फीचर होता है एसएस मॉडिफायर्स का, जिसमें हम अपने वेरिएबल्स और मेथड्स जो हम क्लास में डिफाइन करते हैं उनको पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लेबल कर सकते हैं. अब डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती हैं उसमें हमारी, अभी जैसे हम जावा में देख रहे थे कि क्वेश्चन था कि जावा इज वेदर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉट. सो अगर आप ये देखें तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं. उसमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ही कंसिडर की जाती हैं. जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें तो जैसे अभी हमें एक कंपैरिजन में देख सकते हैं कि जावा में जो हमारा वेरिएबल था इंट, जो कि अभी बताया गया था मैं, वो हमारा एक डेटा टाइप था, प्रिमिटिव डेटा टाइप था, जिससे ऑब्जेक्ट का कुछ रिलेशन नहीं था. वो बस एक हमें वेरिएबल बताने के लिए था कि ये इंट टाइप वेरिएबल है. बट अगर हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं तो इंट जो कि डेटा टाइप है पर वो एक ऑब्जेक्ट भी है. तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और हर चीज़ को ऑब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाता है. बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि ओप्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट है और आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे. लेट्स डाइव इन. सो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स. अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होते क्या हैं. तो ऑब्जेक्ट्स आर एनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज और इन्हें हम कॉमनली जब आप प्रोग्रामिंग टर्म्स में
इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहेंगे। आप बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे तो आप काफ़ी जगह देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं कहा गया, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहा गया है। और ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर स्टेट यानी कि उनके एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उनके कुछ बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर यानी कि जो उनकी वर्किंग है उसको बिहेवियर कहा जाता है। तो अभी हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं इसको। तो हमने एग्जांपल के लिए प्रोसेसर लिया, तो प्रोसेसर भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब कि कुछ भी चीज़ जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में हमारी आंखों से परसीव की जा सकती है वो है। और उसमें अब हम कोशिश करते हैं देखने की कि इसको हम ऑब्जेक्ट कैसे मान सकते हैं। और जब हमने एक बार उसको ऑब्जेक्ट मान लिया, यानी कि हमने पता कर लिया कि इसको ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी, तो अब हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोसेसर में हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रोसेसर की क्या एट्रीब्यूट्स और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो ऐसे हैं कि प्रोसेसर का कुछ पर्टिकुलर प्राइस हो सकता है, प्रोसेसर के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, प्रोसेसर की कोर्स कितने हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब आइए हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर का क्या बिहेवियर है। बिहेवियर यानी कि वो लॉजिकल, अरिथमेटिक और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना या अरिथमेटिक या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये हर प्रोसेसर का अलग होगा। आउटपुट इसका यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो हर प्रोसेसर की अलग होगी, यानी कि स्पीड कितनी है हर प्रोसेस ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी कोर्स कितने हैं, उसके थ्रेड्स कितने हैं। और ये कोर और थ्रेड का हम यूज करते हैं किसमें, कैलकुलेट करने के लिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कितनी फास्ट परफॉर्म कर सकता है, इनपुट आउटपुट कितनी फास्ट परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स को हम मैनिपुलेट कर कर मेथड्स के अंदर ये उन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को जज करते हैं। Oh, hold on. We'll go to the previous slide. Khomeini. So, in the first line, you can see the objects are any real world entities. So, what does this mean? So, क्या मतलब है इसका? या real world entities है objects? बताओ, explain करोगे इसको? Yes. Real world entities Objects क्यों है हमारे? are any real world entities. हाँ, क्यों है real world जो entities? जावा में इस्तेमाल होने वाली जो यूज किए जाएंगे मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट जो हमारी रियल लाइफ, मेरा तो रियल एग्जांपल में देखो, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। तुम सोचोगे ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारे अपना फोन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ बिहेवियर मतलब कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम अपनी बात करते हैं, अपने आप को हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, नेम, कलर, हाइट, क्योंकि हर ह्यूमन की, हर इंसान की अपना नेम होता है, कलर होता है, हाइट होता है, ठीक है, वेट होता है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और इससे कुछ बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर मतलब फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट। हम ह्यूमन क्या परफॉर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, चलते हैं, सोते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, बिहेवियर्स हो गए, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। हमने अपने आप को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, और हम ऑब्जेक्ट में क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया सारे एग्जांपल कि नेम, कलर, हाइट और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसके बिहेवियर्स भी है। हमारे बिहेवियर्स क्या है, हम जो भी काम अंजाम देते हैं वो सारे हमारे बिहेवियर्स होते हैं। हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारे बिहेवियर्स हो गए, ठीक है। तो अब ये एक रियल लाइफ, एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है। इसका मतलब है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। हम इसको अपने रियल लाइफ एग्जांपल में जोड़ के देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। तो जावा जो डिजाइन हुई है ना लैंग्वेज, ये बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड हुई है। तो हम जो भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो सोचेंगे कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या एग्जांपल बन रहा है, ठीक है। उसके बेस पे डिजाइन करते हैं इसको, जावा को हम, ठीक है। कंटिन्यू। क्लासेस एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होती है और उनका ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास, और हम क्लास को ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे कैसे। वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग क्लासेस। क्लासेस डोंट कंज्यूम एनी स्पेस, और इन अ क्लास वी डिफाइन एट्रीब्यूट्स, मेथड्स विच आर यूनिकली एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे और अपने रियल वर्ल्ड में हम जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं या फिर ये क्या क्या इनका बिहेवियर क्या है। वो समझकर हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा किस तरह से, ये इम्प्लीमेंटेशन जो हम करते हैं वो क्लासेस के थ्रू करते हैं। यानी
क्लासेस के अंदर हम जो भी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए ही ब्लूप्रिंट होता है क्लास। तो उसमें हम डेटा मेंबर्स, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें एक क्लास बनानी है, पर्सन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी पर्सन। उसके अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स यानी कि जो उसकी एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफाइन करेंगे, जैसे कि एक पर्सन का एट्रीब्यूट है नेम, एज, सिटी, जेंडर, और फिर उसके कुछ मेथड्स जो कि होंगे वो क्या परफॉर्म करता है, कि खाना खाता है, सोता है, पढ़ता है, खेलता है। अब जैसे हमने ये क्लास डिफाइन कर दी, अब उस क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे बेस्ड ऑन की उनके डेटा मेंबर्स यानी कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो कि एक मेल है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि फीमेल है, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं बेस्ड ऑन की उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, जैसे उसका नेम, एज, सिटी और जेंडर। ठीक है, एक बार दोबारा बैक जाना है। मेहदी रजा, यस सर। हाँ यार, एक बार एक्सप्लेन करोगे, मतलब ये जो एग्जांपल देखा डायग्राम में, जी। ये पूरा इस पर एक्सप्लेन कर दो यार। जी सर। क्लासेस के अंदर क्या होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लासेस के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज तो है डेटा मेंबर, दूसरे हैं मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स के अंदर वेरिएबल्स आते हैं। मेथड्स डिफाइंड होते हैं, डिफाइन करे जाते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। क्या होता है कि कैसे तरीके, अगर ईट लिखा है तो खाएगा कैसे, क्या क्या उठाएगा हाथ में, सबसे पहले रोटी उठाएगा, चावल उठाएगा, खाएगा। तो ये ईट के अंदर, स्टडी के अंदर उसको मटेरियल चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो मेथड्स अपने अंदर ही बहुत सारी चीजें समेटे होते हैं। तो ये ईट का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइंड है पहले से ही। हो सकता है वो यूजर द्वारा डिफाइंड हो सकता है वो प्री डिफाइंड हो। तो जो प्री डिफाइंड होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, जो यूजर के द्वारा डिफाइंड होती हैं वो यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं। यहाँ डेटा मेंबर जो है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, सिटी, जेंडर, ये सब वेरिएबल्स हैं। ये अगर नेम देखा जाए तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल में आएगा, एज देखा जाए वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल में, सिटी, जेंडर, अगर जो भी यहाँ पे वो आएगा, एज सॉरी इंट में आएगा, इंटीजर में एज आएगी क्योंकि वो नंबर में होती है। तो जो नंबर की चीजें होंगी वो इंटीजर्स में आएंगी, जो नेम की चीजें होंगी वो सब स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर में आएंगी। ये पर्सन एक क्लास है। तो ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी है। किस तरीके की है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रियल वर्ड एंटिटी है। सचमुच में रियल वर्ड नहीं है सचमुच का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। पर जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाला जाता है तो उसको वो एक प्रोग्राम के हिसाब से समझा जाता है। मतलब कि एक हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्राम में एक स्पेसिफिकेशन उसके डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इस तरीके का ये ऑब्जेक्ट है। तो कुछ उस तरीके का काम होता है। करेक्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी पहले, एक ह्यूमन का, पर्सन का ले लो, ह्यूमन एक ही बात है। तो उसके क्या बताया था मैंने, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ उसके बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर दी, एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया कि जो भी ह्यूमन बनेगा ना, वो उसके यही डेटा मेंबर्स, मतलब यही एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ये मेथड्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल सारे ह्यूमन जितने भी हैं वो अब खाएंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे और खेलेंगे, ठीक है। और उन सारे ह्यूमन का जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो ये रहेंगे, नेम, एज, सिटी, जेंडर, ठीक है। अब तो मैं देख रहा हूँ, दो इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाए, सिर्फ क्लास हमने एक डिफाइन करी है, ठीक है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट दो बना रखे हैं। क्या? नेम एक है जॉन का, एक है डेजी का, ठीक है। तो अब हमसे चल थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो सेम ही क्लास से बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अब इस ह्यूमन में, इस ह्यूमन क्लास को चाहे सिर्फ हम ये एट्रीब्यूट्स पास करेंगे, हर उसका अपना एट्रीब्यूट्स होता है, हर उसका अपना बिहेवियर होता है। तो ये बताएंगे कि यार ये वाला जो फॉर एग्जांपल इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर सब में कॉमन रहेंगे, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स क्लास में समझना नहीं पा रहा है, क्यों हम क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास से हम ऑब्जेक्ट कैसे ड्राइव करते हैं। मैं अभी थ्योरेटिकल वाइज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाइज नहीं बोल रहा अभी मैं। मतलब कंसेप्ट क्लियर है ना, ये क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। मतलब हमने एक क्लास बना के रख ली, एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया, ठीक है। अब उससे हम हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बस हमें एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, ठीक है यार। So moving ahead, inheritance. But where is the will? So first of all, there is no will. It's just a concept of OOPS. I mean, it's a main concept of OOPS and is also considered as one of the four pillars of OOPS, which is inheritance. So inheritance, when one object acquires all properties and behavior of a parent object, it is known as inheritance. It provides code reusability using dry principle, and it is also used to achieve runtime polymorphism. Inheritance basically एक oops का
फीचर है जिसमें हम पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स और मेथड को चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है व्हीकल का। तो हमने एक व्हीकल क्लास डिफाइन कर दी और व्हीकल क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ मेथड्स होंगे। एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि उसके व्हील्स हैं और फंक्शन हो सकते हैं कि वो मूव करती है। अब ये अगर हम इसी से क्लास एक और दूसरी डिफाइन करते हैं जिसके अपने खुद के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी होंगे, पर अगर वो अपने पेरेंट यानी कि व्हीकल को इनहेरिट करती है तो उसके व्हीकल के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड होंगे वो भी एक्सेस किए जा सकते हैं चाइल्ड क्लास में। जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल में भी वही व्हील्स होंगे और ऑटोमोबाइल भी मूव कर सकती है। उसी तरह से ऑटोमोबाइल में भी हम सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है और ड्राई प्रिंसिपल यही हेल्प करता है हमारे इनहेरिटेंस ड्राई प्रिंसिपल को अप्लाई करने में। हम एक बार कोड डिफाइन कर देते हैं जो कि पेरेंट क्लास है उसमें कि एक हमने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया कि व्हील्स हैं, मेथड डिफाइन कर दिया कि मूव कर दिया। अब हमें ये एट्रीब्यूट और मेथड बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम क्लास को इनहेरिट करते जाएंगे, जो भी क्लास व्हीकल को इनहेरिट करती जाएगी उसमें ये मेथड और एट्रीब्यूट्स आते जाएंगे। डिपेंड करता है कि उस मेथड और एट्रीब्यूट का एक्सेस मॉडिफायर क्या है। और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अभी आप आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं। अगर एक क्लास दूसरी क्लास से डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, और अगर एक दूसरे से इनहेरिट किया जा रहा है जैसे क्लास ए क्लास बी से इनहेरिट कर रही है और क्लास सी क्लास बी से इनहेरिट कर रही है, तो जो क्लास सी के अंदर हम एट्रीब्यूट्स और मेथड यूज कर पाएंगे वो क्लास बी के भी कर पाएंगे और क्लास ए के भी कर पाएंगे। और फिर हमारे पास एक इनहेरिटेंस का तरीका होता है जिसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें हम दो क्लास से एक साथ इनहेरिट कर सकते हैं। और हमारे पास फिर कुछ और तरीके हैं जिसमें हम, जैसे कि आपने ये देखा होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट क्लास होती है, बाकी फिर उसके दो चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं या दो से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, यानी फर्स्ट लेवल क्लास और फिर सेकेंड लेवल में अलग अलग उसके सन्स या फिर चाइल्ड। और एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है जिसमें हम सारे, जैसे आप अगर यहाँ से देखें क्लास ए क्लास बी क्लास डी, तो ये एक हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और अगर आप क्लास ए क्लास बी क्लास सी को देखें तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। और अगर आप देखें क्लास बी क्लास सी से इनहेरिट करिए क्लास डी, तो ये हमारा एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो हाइब्रिड में हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के इनहेरिटेंस मिक्स कर देते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कुमेल विल एक्सप्लेन। I will start from polymorphism. Polymorphism is the one of the basic concepts of OOPS, ability to be present in different forms. Polymorphism का basic मतलब होता है poly means if one task is performed in different ways, it is known as polymorphism. मतलब अगर एक टास्क किसी एक से ज्यादा तरीकों में हम कोई परफॉर्म करेंगे तो उसका मतलब होता है polymorphism. इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रन टाइम polymorphism और दूसरा टाइप होता है कंपाइल टाइम polymorphism. रन टाइम मतलब जो हम टास्क परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं रन टाइम polymorphism. दूसरा जो कंपाइल टाइम के, so there are two types of polymorphism. First is method overloading. Method overloading, which is falls under the category of compile time polymorphism. Second one is method overriding, which is falls under the category of runtime polymorphism. So in this method overriding, the child class declare a method with same name as of parent class. मतलब जो child class को हम डिक्लेयर करते हैं उसका जो नेम होता है वो सेम होता है जैसे पेरेंट क्लास में होता है मेथड ओवरराइडिंग में। क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ओवरलोडिंग में जो ना आपने दे रखा है एट्रीब्यूट तो दे रहे हो ना वेरिएबल, वो मेथड दो में सेम है, लेकिन उसमें क्या है एक सी इन वेरिएबल पास करा, मतलब हमने मेथड में डिफरेंस कर दिया, क्या हमने एक वेरिएबल अलग से पास करा है, ठीक है, उसमें सी पास करा है। और जो हम सेम वेरिएबल दो बार डिफाइन कर रहे हैं एरर देता है। ये एरर कौन सा देता है हमें? ये कंपाइल टाइम एरर देता है हमें। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज हम दो बार डिफाइन कर रहे हैं, सेम मेथड दो बार डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग में सिंपल से मेथड को ओवरलोड करते हैं बाय चेंजिंग दी पैरामीटर्स। बट जो ओवरराइडिंग है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ओवरराइडिंग में क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं एसी का, बिल्कुल सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, ऐसा समझ में आएगा, ठीक है। आजकल एक एसी चल रहे हैं जो कि हमारे जो हीट भी देते, मतलब गर्मी में ठंडा करते हैं, ठंड में गर्मी देते हैं, मतलब हीट करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल बनाई, क्लास बनाई एसी की, ठीक है, जिसमें एयर कंडीशनिंग क्लास बनाई मैंने, ठीक है।
उसमें मैंने पेरेंट क्लास में सिर्फ डिफाइन किया, मैंने कहा कि एसी का काम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने दो क्लास बनाई, एक समर की और एक किसकी, विंटर्स की, ठीक है। उसमें मैंने सिंपल सा काम किया, उसमें उसको वो कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है, क्लास को। अब वो सेम मेथड को मैंने अपने उसमें ओवरराइड कर लिया, सेम मेथड जो पेरेंट में डिफाइन था, ठीक है। मैंने समर वाली में समर का डेफिनेशन दे दिया और मैंने विंटर वाली में विंटर की डेफिनेशन दे दी। मतलब समर वाली में बताया मैंने कि ये समर में कूल करेगा और विंटर में हमारा हीट करेगा, ठीक है। तो अब हमारा एसी तो एक ही है लेकिन परफॉर्म टास्क दो कर रहा है, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू वेदर कर रहा है। मतलब गर्मी में ठंडी करेगा, ठंड में गर्मी करेगा। तो बेसिकली ओवरराइडिंग मतलब ये सेम मेथड को हमने ओवरराइड कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्लास एनिमल है, ठीक है, एक क्लास इन्होंने एनिमल बनाई, क्या एनिमल खाता है, ठीक है, ठीक है, एनिमल खाना खाता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे एनिमल होते हैं हमारे पास, डॉग, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डॉग का, मैं बोलो कैट डॉग दोनों ले लिए साथ में हमने, ठीक है, ठीक है। लेट्स से डॉग हमारा ईट करता है, ऐसे कैट भी हमारा ईट करती है, लेकिन डॉग अलग खाना खाता है और कैट अलग खाना खाती है, ठीक है। तो हमने एनिमल क्लास में इसको मेथड को ओवरराइड कर लिया सब जगह, सारे एनिमल में। समझ में आया क्या मतलब है ओवरराइडिंग का और ओवरलोडिंग में सब डिफरेंस पता लगा या नहीं? अलग अलग तरह के जानवर है, ठीक है, जानवर खाना खाते हैं, ठीक है जी ठीक है। अब जानवर खाना खाते हैं ये तो पता लग गया हमें, लेकिन हर जानवर अलग खाना खाता है ना, जी ठीक है। तो ऐसे ही क्लास दिख रहा है, क्लास हमने एनिमल बनाई, इसमें एक मेथड बनाया जिसे बिहेवियर कहते हैं, बिहेवियर हाँ। बनाया हमने ईट, ठीक है। एनिमल का एक बिहेवियर है ईट, खाना खाना है, जी ठीक है। फिर एक क्लास बनाई हमने डॉग, मतलब एनिमल की, ठीक है, उसको एक्सटेंड इनहेरिट कर लिया एनिमल से हमने, एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिट कर लिया हमने एनिमल से, जी ठीक है। तो अब जो एनिमल के मेथड है वो डॉग के अंदर आ जाएंगे, इनहेरिट कर लिया उन्होंने, मतलब ईट उसके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ईट, अब डॉग ईट कर रहा है, ठीक है। अब डॉग तो अपना अलग खाना खाएगा ना, तो बिस्किट खाएगा ना डॉग, तो हड्डी खाएगा, जी ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर उसको जो ऊपर एनिमल का मेथड डिफाइन था ना, उसको मैंने ओवरराइड कर लिया अपने अंदर, ठीक है। अब मैंने अपने अंदर अपने जगह मैं डॉग हूं तो मैं क्या खाऊंगा, मैं हड्डी खाऊंगा, और मैं क्या खाऊंगा, मैं बिस्किट खाऊंगा, ठीक है। ऐसे एक नए क्लास बना मैंने कैट की, जो कि बिल्ली है। अब बिल्ली को मैंने फिर एक्सटेंड कर लिया, और किससे, एनिमल से। अब वो मेथड मैं बिल्ली के अकॉर्डिंग ओवरराइड कर लूंगा कि मतलब बिल्ली क्या पिएगी, अब बिल्ली दूध पिएगी, ठीक है ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं, मेथड डिफाइन किया है ना उसको ही ओवरराइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अब एनिमल है, एनिमल में बहुत सारे हाँ एनिमल मतलब आते हैं जैसे ना, जो मतलब जो चीज उसके हिसाब से वो उस हिसाब से हम वो हाँ करना पड़ेगा हाँ, उसे। वो उसी मेथड को अपडेट कर लेते हैं, मतलब उसको ओवरराइड हाँ कर देते हैं। अब वो ऊपर वाला एनिमल का मेथड नहीं चलेगा, अब मेथड हमारा क्लास वाला चलेगा, जो डॉग वाला क्लास है। वाला मेथड हाँ, चलेगा। ठीक है कुमार, गो अहेड। So abstraction is a process in which only the relevant or necessary details are shown to the user and the irrelevant or unnecessary details are hidden. In abstraction, user only show the external structure of the code or whatever the program is, and the internal code or the internal functions are the hidden from the user. For example, while using ATM machine, we don't know the internal process. We just take the cash out. तो हमको ये नहीं पता होता उसके अंदर मतलब मशीन के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, बस हम उसके अंदर 2-4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो भी है मतलब जो रिलेवेंट है हमारे लिए, बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हम अपना कैश आउट कर लेते हैं। यही सर एब्स्ट्रैक्शन मतलब। ओके ओके यार, होल्ड ऑन। तो यार इसको रियल लाइफ बेस में समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। अब हर चीज जो ना जावा में हमें जो ना रियल लाइफ वर्ल्ड में कंपैरिजन करना है, तभी हमें समझ में आएगा। जावा को जो ना बेसिकली रिलेट करो रियल लाइफ वर्ल्ड से, अपनी जिंदगी से रिलेट करो, ठीक है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे सिंपल लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? मतलब ये तो पता है कि हाइडिंग द डेटा, तो अब रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है इसका एब्स्ट्रैक्शन का? सर जब भी हम लोग होटल जाते हैं, हम्म वहां पे बैठते हैं, मेन्यू देखते हैं, ऑर्डर देते हैं, हम्म अंदर जाता है बंदा, जा करके अच्छा अच्छा खाना जो भी हमने ऑर्डर दिया लेके आ जाता है। हम्म अब हमें नहीं पता कि वो आज खाना कैसे बन रहा है। अगर वहां हम जाके देखें किचन में उनके, जो कि पूरी तरीके से ढका होता है, तो वहां पे हमको अलग अलग तरीके की सब्जियां सब ऐसे ही पड़ी मिलेंगी, गोश्त अलग मिलेगा, सब कुछ अलग मिलेगा, तो सब रॉ में दिखाई देगा, सब कुछ इधर फैला हुआ। बट जो हम बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें सर्व हो रहा है, वहां पे हमको प्लेट में ला करके बिल्कुल सजा के दिया जा रहा है कि लो भैया खा लो। करेक्ट यार, That's called the यार abstraction. करेक्ट यार, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो यार यही हमारा बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का, और यही जावा ने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। हमें नहीं मतलब कि यार अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें सिर्फ बाहर के इंटरफेस से मतलब है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मैं सिर्फ यूज करने से मतलब है, इसके अंदर क्या हार्डवेयर लगाया है, कैसे हार्डवेयर की मतलब उन्होंने डिजाइन किया है, कैसे वायरिंग करी है, कैसे उन्होंने क्या करा है, उससे तो मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हें फोन यूज करने से मतलब है बस। तो बहुत सारे एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड, तुम स्विच ऑन ऑफ करते हो, बस पीछे नहीं पता तुम्हें क्या हो रहा है, मतलब वायरिंग कैसे हो रखी है उसमें, बस तुम स्विच ऑन कर दो लाइट जल जाती है, स्विच ऑफ कर दो लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ ये है, ठीक है। किसी को डाउट ऑब्स्ट्रक्शन में अभी?
अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड लेवल पे जब आएगा ना हमारा एक्चुअल ऊप्स जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन कैसे कोड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी बेसिकली तुम्हें थ्योरेटिकल वाइज क्लियर होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जवाब बोलिए। सर हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग में जो ये मतलब जावा ये चीजें ये सिर्फ सर इंग्लिश में ही है, मतलब उर्दू उर्दू में लिखता है सर ये, उर्दू या किसी हिंदी दूसरे लैंग्वेज में नहीं नहीं लिख सकते? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश कंप्लीटली इंग्लिश। तो हम जो ना वेरिएबल्स जो वर्ड्स यूज करते हैं ना जो इसमें वो इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं समझने के लिए, जैसे फॉर लूप के लिए फॉर, विच। नहीं अदर जैसे सर अदर कंट्री के लोग हैं जैसे जहाँ उर्दू यूज होता है जहाँ फारसी यूज होता है वो लोग भी सर इसी को हाँ वो इंग्लिश ही वो हाँ इसी लैंग्वेज में, कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही वो कोड लिखेंगे अपना। For wrapping code and data together into a single unit is known as encapsulation. Encapsulation में क्या होता है, वेरिएबल्स को और जो मेथड्स को हम किसी मतलब उनको बाइंड कर देते हैं या रैप कर देते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कैप्सूल होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन जिनके अलग अलग सोल्ट होते हैं ऐड कर देते हैं और उसको एक कंबाइन कर देते हैं एक कैप्सूल के अंदर। तो हमें अंदर का नहीं पता कौन कौन से सोल्ट ऐड है, कौन कौन से मेडिसिन ऐड है, कौन कौन सी टेबलेट ऐड है, बस एक कैप्सूल का नेम होता है, उसी को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, मतलब एनकैप्सुलेशन को हम ला सकते हैं अपने कोड में, इसको ला सकते हैं एक्सट्रैक्शन के थ्रू, डेटा एक्सट्रैक्शन के थ्रू। मतलब इसका जो ये भी एक्सट्रैक्शन का एक समझ लो पार्ट है। इसके अंदर का तो हमको मटेरियल वो पता नहीं क्या है इंटरनल का, बस जो बाहर का कोड होता है वही दिखता है। दिस इज नाइस यार। कॉन्सेप्ट है इसमें, सर इसको कैसे समझाएं यार सबके समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से यार चीज क्या बोलना चाह रहा है भाई आप लोग। दिस इज नाइस यार ये जो ना बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड ही चीजें हैं सारी ऊप्स कंसेप्ट। तो हम जो ना इसको बेसिकली रियल लाइफ से ही कोरिलेट करें तभी हमें समझ में आएगा चीजें क्या है, ठीक है। इस मेमे में जो ना इन्होंने सब कुछ बता दिया, एक देख रहे हो रियल लाइफ ही एग्जांपल देकर बताया इन्होंने कि क्या है। मतलब किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक किसी भी टॉपिक में ऊप्स कंसेप्ट में? मेरा क्वेश्चन है कि जावा को और सी प्लस प्लस को कंबाइन से ही क्यों देखते हैं, मतलब क्वेश्चन आपका मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप फिर एक बार क्वेश्चन। जावा और सी प्लस जो लैंग्वेज है ये दो लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज है ना, तो इनको मतलब ये भी ऐसे भी कहा जाता है कि सी के ऊपर जावा को रखा गया है, तो देख के मतलब आई थिंक ये जावा बनी आई है। थिंक खुमैनी ये पूछ सी रहे को हैं, मतलब हाँ आई थिंक मेरे खुमैनी ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि सी के बाद ही हम जावा क्यों कंसीडर करते हैं, मतलब जावा और सी में डिफरेंसेस क्यों दिखाते हैं हम, बाकी सी से क्यों नहीं करते जावा के साथ कंपैरिजन। क्या शायद इन्होंने जो पहला सेशन हुआ था ना हमारा उसमें क्लियर किया था कि क्यों करते हैं, क्योंकि सी में जो ना पहली बार क्लास का कंसेप्ट आया था, सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस सॉरी सी प्लस प्लस में पहली बार हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का कंसेप्ट आया था, ठीक है। बट उसमें जो ना सिर्फ ऑब्जेक्ट वो प्योर ऑब्जेक्ट उन्होंने मतलब उसमें सब कुछ ओवर मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं था, उसमें और भी मेथड्स वगैरह थे, ठीक है। बट जावा ने उसको इम्प्रूव करके उसमें एड ऑन किया है, जो फॉर एग्जांपल जो फीचर्स दिखाए हैं कि पॉइंटर्स हटा दिए, बहुत सारी चीजें हटा दी सी के अंदर से उसको सिक्योर बनाने के लिए, और जावा में सब कुछ ऐसा ट्रीट किया है उन्होंने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्राई करा है उन्होंने कि सब कुछ इसमें ऐसा हम ट्रीट करें सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो और भी सारे फीचर्स और एडवांटेज है ओवर सी जावा के। तो एक बार वो सी प्लस प्लस सॉरी एक बार वो देख लेना, गो थ्रू कर लेना।